Hello everyone. Hi Gaurav, Nikhil, Sameer, Kartik, Chirag. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Good evening. Am I audible? निखिल कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट भी करना होता है खुद को. Okay गौरव. चलो कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में हमने? याद दिलाओ मुझे फटाफट से. बताओ कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में हमने? डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया था ना पूरा? मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड रेशियो की बात भी हमने कर ली थी, राइट? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, चलो मैं फाइल शेयर करती हूँ, शुरू करती हूँ. Good afternoon. कैसे हो समीर? हाँ. In the previous lecture, we were done with the dihybrid cross. ठीक है, dihybrid cross हमने 9:3:3:1 का रेशियो हमने देख लिया था. And now we need to study about laws of Mendel. ठीक है, ये जो मेंडल साहब थे हमारे विजय मेंडल, उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे. जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की. उसकी बेसिस पे 3 लॉज उन्होंने बनाए. द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? किसी को कोई आइडिया है? सिर्फ डोमिनेंट जीन बता दो मुझे क्या होता है. व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट? जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है नेक्स्ट जनरेशन में आने की. What is dominant gene? I'm waiting for the answer. I told you guys to revise things. जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है नेक्स्ट जनरेशन में आने की. Ma'am, dominance is that character and that is मेरी बात बहुत ही गंदी बात है. तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब रिवाइज तो हम कर ही नहीं रहे हैं. मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? रिजल्ट आएंगे भी टेंथ में, है ना? प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं हमारी. वेरी बैड निकल. लॉ ऑफ डोमिनेंट जीन वो होता था जो अल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में भी खुद को रिप्रेजेंट करता है. तो टी इज अ डोमिनेंट जीन बिकॉज़ इवन इफ स्मॉल टी इज प्रेजेंट, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ. let me check Nikhil. Okay, I guess so. No, I guess मेरी फोन की साउंड नहीं है. of recessive gene. बिल्कुल सही बात है. किसी और जीन की प्रेजेंस में भी वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो डोमिनेंट जीन होता है ना? और रेसेसिव वाले को क्या चाहिए होता है? रेसेसिव वाले को सेम चाहिए होता है. स्मॉल स्मॉल होगा तब जाके वो रिप्रेजेंट करेगा. सो फर्स्ट लेट मी राइट द लॉ, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्रॉसिंग कराया. प्योर फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, प्योर थे मतलब प्योर लाइन, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओनली वन कैरेक्टर्स अपीयर इन F1. F1 में सिर्फ टी और टी आया था ना, तो कैपिटल टी यानी टॉल थे सारे के सारे. स्मॉल टी भी गया था. तो वन कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन एंड दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर. Okay, and the other one, the small t, which is not able to represent its true nature, though it is present, but it is very weak. It is a weaker one. So we call this particular is recessive gene, या recessive character. So this was the law of dominance. Is it clear to everyone? है ना काफी easy सा? Yes or no? बताओ क्लियर है सबको? ओके, बाकी लोग फटाफट से एक थम्स अप दो जल्दी से. वेलकम क्रिश. सब लेट आए हैं. क्रिश भी लेट आया है, इंदू भी लेट आई है, रिया तो आई नहीं है. चलो ओके, एब्सोल्युटली फाइन. सबने लिख लिया तो आगे चले सेकंड लॉ की तरफ. सेकंड लॉ भी ऐसा ही है. अगर तुम्हें दोनों के दोनों क्रॉस याद है, ठीक है, दोनों क्रॉस तुमको याद है ना, तो तुमको ये दोनों लॉ बहुत इजी लगेंगे. तो फर्स्ट लॉ की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में. दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मैम एक बार पिछले वाले स्लाइड पे जाना. हाँ एक सेकेंड. चलो ये लॉ हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है बता सकते हो मुझे? इट्स एन इंग्लिश टर्म. तुम्हारी इंग्लिश तो काफी अच्छी है, मुझसे तो बहुत ही अच्छी है. बताओ. सेपरेट होना. सेपरेट होना, राइट. सेग्रीगेट होना यानी सेपरेट होना, यानी दिस लॉ इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ समथिंग, राइट.
तो हमने क्या पढ़ा था कि जब तुम्हें याद है जब भी हम गैमीट बना रहे थे, दिस इज द ऑर्गेनिज्म, दिस इज द ऑर्गेनिज्म एंड वी आर फॉर्मिंग गैमेट, तो हम क्या करते हैं, जो अलील होते हैं, दीज अलील ये सेपरेट हो जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, यस और नो, होते हैं ना, ठीक yes है। ma'am, तो मतलब कि बेसिकली दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जो अलील होते हैं या जो जीन होते हैं वो साथ रहते हैं, ठीक है, राइट, और अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो जब साथ में रह रहे थे, एक बात बताओ, तुमने पानी में चीनी मिलाई, अब तुम किसी भी, दोनों साथ में रह रहे हैं, पानी के अंदर चीनी घुल गई है और दोनों साथ रह रहे हैं, अब जब तुम चाहते हो थोड़े टाइम बाद के पानी में से उस चीनी को बाहर निकालना, इज इट पॉसिबल, यस और नो, बताओ, है ना, नहीं पॉसिबल, चीनी नमक तो निकाल ही नहीं सकते तुम, एक बार को ऑयल होता तो फिर भी सोच लेते, ऊपर ही ऊपर था, ठीक है। तो उस केस में भी वो दोनों मिक्स हो गए थे, पर उनको निकालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो ऑयल और पानी की तरह नहीं हुए थे, कहने को पानी और ऑयल भी हो गया, पर ऑयल को सेग्रीगेट किया जा सकता है, तुम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ते हो, है ना, बहुत सारे मेथड्स केमिस्ट्री में तुमने पढ़े हैं, सही बोल रही हूँ मैं, यस और नो, yes ma'am, पढ़ लिए ना, तो देयर आर मेथड टू सेपरेट देम इवन इफ दे आर टुगेदर, बट यू कैन सेपरेट देम। सिमिलरली यहाँ पे बेशक एक ऑर्गेनिज्म यानी हाइब्रिड जिसके अंदर दो अलग अलग अलील हैं, ये साथ में रहते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमेट ये बहुत प्यार से अलग हो गए, तो दे आर लाइक ऑयल एंड वाटर, दे आर नॉट लाइक शुगर इन द वाटर सोल्यूशन, राइट, क्यों, तो इसलिए इसका मतलब इवन इफ देयर इज एन हाइब्रिड, उसमें दो अलग अलील प्रेजेंट होते हैं पर उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, वो बड़े प्यार से सेग्रीगेट हो जाते हैं, तभी तो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें F1 F2 जनरेशन में मिले थे। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं एलील और जीन, एलील और जीन रिमेन्स टुगेदर, ठीक है, remains together and segregate, these three law are very important, okay, and segregate at the time of gamete formation, ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग हो जाते हैं, राइट। तो दिस इट मीन्स क्या मतलब है इस बात का, कि वो मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है, इट मीन्स अलील्स डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, ठीक है, विच इंडिकेट नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील, नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील, और यही था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, कोई भी गैमेट है या तो उसमें ये होगा या ये होगा, ह्यूमन की बात करें या तो एक्स होगा या एक्स होगा या एक्स होगा या वाई होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होती है ना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? मैम इसका एक और है ना, एन ऑर्गेनिज्म हैड टू एलीज फॉर ईच जीन बट दे कैन पास ओनली वन। बिल्कुल, मैं आई टोल्ड यू स्टेटमेंट्स में वैरी, इस लॉ का स्टेटमेंट वैरी कर सकता है अलग अलग बुक्स में, बट एट देन कंक्लूजन विल बी सेम, ठीक है ना। चलो देन राइट इट डाउन, फिर आगे चलो। चलो अभी हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी तुम पढ़ चुके हैं, मतलब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई मुझे बता सकता है ये लॉ क्या है? थोड़ा सा आइडिया देखो, जो हमने डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं ना, उन्हीं से निकाले इन्होंने सारे लॉ, तीनों के तीनों लॉ आर बेस्ड ऑन दीज टू क्रॉसेस ओनली, ओके। बताओ मुझे व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आइडिया हो किसी को भी? सी व्हाट हैपेंड हियर इज, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, व्हेन वी डिड डाई हाइब्रिड, नॉट वी, व्हेन मेंडल डिड डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने तो बस पढ़ाई की है उनकी, ठीक है। तो हमने कौन से दो पेरेंट लिए थे, बताओगे मुझे जरा, फर्स्ट कौन कौन से थे, जल्दी से बताओ, फटाफट से आंसर दो, निखिल, इंदु, टॉलनेस आदर्श, एंड कलर।
नो, शेप एंड कलर, shape and color, है ना, राउंड एंड येलो विद रिंकल एंड ग्रीन, green, है ना, इनको किया था। तो यानी हमारे पास कैसी मॉर्फोलॉजी थी, एक ऐसा पेड़ है जो राउंड है और येलो है, ठीक है, ये था। दूसरा हमारे पास है रिंकल और ग्रीन, ऐसा, ठीक है। और हमारी जो चार मॉर्फोलॉजी आई थी वो कैसी कैसी आई थी, राउंड येलो, है ना, ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन, यही हुआ था। दो ऐसी मॉर्फोलॉजी थी जो एक्स्ट्रा आई थी, यानी राउंड येलो एक तो हमारा ये था, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ये राउंड ग्रीन, तीसरा आ गया हमारे पास रिंकल येलो, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है रिंकल ग्रीन। तो ये और ये तो हमारे पास थे, ये दोनों आ गए। एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, हमें तो ऐसा लगा था जी हम तो राउंड और येलो प्लांट ले रहे हैं और रिंकल और ये ग्रीन प्लांट ले रहे हैं, तो क्या होगा रेशियो में, जैसे पिछले बार हुआ था, पहली में सिर्फ टॉल आया था, तो चलो यहाँ पे पहली में सिर्फ राउंड और येलो आ गया, और दूसरी जो F2 जनरेशन हम लेंगे, F2 जनरेशन में रेशियो जो भी आए, रेशियो हमें नहीं पता क्या आएगा, पर क्या ही होगा, राउंड येलो रेशियो रिंकल ग्रीन, यही तो रेशियो आएगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस आ गई, यहाँ पे क्या आई, वेरिएशंस आ गई, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो बन गया। हमें क्या लगा था, जो राउंड हमने गैमेट बनाए हैं ना, तो हमने आर और वाई गैमेट अलग किया, यहाँ पे हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई गैमेट अलग किया, तो हमें लगा था जब ये कंबाइन होंगे ना, तो ये इसी रेशियो में कंबाइन होंगे कि जो मॉर्फोलॉजी आए ना, जो फिनोटाइप आए, वो राउंड येलो या रिंकल ग्रीन आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कहीं भी जाके असॉर्ट हो गए, डजेंट मैटर ये कहाँ से आए, ठीक है, इनकी पेयरिंग किसके साथ थी, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट दे जस्ट असॉर्टेड देमसेल्फ, ठीक है, असॉर्ट किया, राउंड वाला ग्रीन के साथ असॉर्ट हो गया और रिंकल वाला येलो के साथ असॉर्ट हो गया और वेरिएशंस आ गई, ठीक है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, देन और क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अनदर, तो हमने जब गैमेट बनाए तो हमने पेयर ही तो लिया, आर वाई का पेयर, आर वाई का पेयर, है ना, अलग अलग। दूसरी F1 जनरेशन में तो और हमने 4 पेयर ले लिए थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इनका जो इस पेयर का जो इनहेरिटेंस सेट इज रिस्पेक्टिव ऑफ अनदर, ठीक है, उससे रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जाके, जिस वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं। आई बात समझ में, यस और नो? यस मैम। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि टॉल कैरेक्टर एंड स्मूथ कैरेक्टर ऑफ सी, टॉल एंड स्मूथ दो चीजें ले ली, टॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मूथ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नोट इट डाउन, देन इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम। So here we are done with the first major thing. We are done with the Mendel's experiment. We discussed each and every definition in very detail. हमने फिर मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किया और अभी हमने लॉस के बारे में भी बात कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है बिकॉज एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, ठीक है। उन्होंने आज तक मेंशन नहीं किया है पूरा ब्लड ग्रुपिंग कहीं पे, बट उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ड्यू टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड टू डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग एज वेल, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना भाई, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप, और दो ब्लड ग्रुप मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, देवांश ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है। हाँ, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, चलो पहले ये बताओ कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? AB, ठीक है, तो 4 मेजर ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं, ए बी ओ ए बी, ठीक है। हमें पता है ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? AB, वेरी नाइस। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है हमारा ए बी। अब हमें पता है किसी भी कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कोई जीनोटाइप होगा। चलो हम ना एक टेबल बनाएंगे, ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल जिसमें हम वही कॉलम्स देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। सबसे पहले
ठीक है, ब्लड ग्रुप लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे विल डिस्कस अबाउट द जीनोटाइप, इट वुड बी द जीनोटाइप, ओके। देन में डोमिनेंट जीन कौन सा है, फिर हम बात करेंगे इसमें रिसेसिव जीन कौन सा है, ओके। देन एंटीजन, एंटीबॉडी, और 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास हैं। तो हमारी सबसे पहले सारी हेडिंग्स यहाँ लिखेंगे हम, फिर हम 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। 1, ठीक है, 2, 3, and at the last we have the fourth one, 4, ठीक है। So this is the table. Let me start with the heading. Blood group, okay. Genotype, dominant gene, recessive gene, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी 2 टर्म ये किस किसने सुने हैं पहले? रेज योर हैंड। किस किसने सुने एंटीजन एंड एंटीबॉडी? रेज योर हैंड फटाफट से। निखिल ने सुने हैं, बाकी लोग जिन लोगों ने सुना है एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। आई एम एक्सपेक्टिंग रेज हैंड फ्रॉम चिराग, दीपांशु, क्रिश, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने पढ़ाया है उनका तो मुझे पता है। मैम रेज हैंड होता कहाँ से है? मारूंगी जहाँ पे वो इमोजी ऑप्शन होता है ना, ठीक है, वहीं से होता है, ओके, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, फाइन। अभी मैं पूछूंगी भी कि क्या होता है। वेरी नाइस सिंधु, तुमने भी सुना है, ग्रेट। चलो अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। वी डू हैव 4 ब्लड ग्रुप्स विद अस, है ना। कौन कौन से हैं वो 4 ब्लड ग्रुप? लेट मी राइट द नेम, ए, बी, ए बी एंड ओ, ओके। अब जीनोटाइप की अब कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ मैं पहले तुमको, ठीक है। जो जीन आई ए होता है ना, जो ब्लड ग्रुप के जीन होते हैं ना, जीन्स आर इंडिकेटेड बाय आई, ठीक है। एंड उसके बाद वी हैव कौन कौन से जीन? आई ए, आई बी, ठीक है, एंड आई ओ। तो 3 टाइप के जीन होते हैं, ठीक है, 3 जीन। ये 3 अलील हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। अब एक चीज याद रखना, आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, ठीक है। आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। ये दोनों आई ओ से डोमिनेंट है, यानी जब भी आई ए आई ओ प्रेजेंट होगा तो रिप्रेजेंट जीनोटाइप में दोनों है, पर रिप्रेजेंट ए करेगा कि ए डोमिनेंट है, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, आई ए एंड आई बी आर को-डोमिनेंट। को-डोमिनेंट, को मतलब दोनों ही डोमिनेंट है। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो दोनों का ही फीचर हमारे पास आता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? इतनी बात आई ना क्लियर सबको? बिकॉज ये समझ में आएगा तभी हम टेबल भर पाएंगे। क्रिश, चिराग, समीर, Yes, गौरव, ma'am. ठीक है, ग्रेट। चलो लिख लिया, नहीं लिखा तो लिख लेना प्लीज, ओके। अब यानी ए का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? ए ब्लड ग्रुप में या तो जीनोटाइप ये होगा आई ए आई ओ, तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, है ना। यानी ये हेट्रोजाइगस हो गया या होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी आई ए। इन दोनों केस में जीनोटाइप ये है और फिनोटाइप क्या है? ए ही होगा। डोमिनेंट जीन कौन सा है? आई ए। रिसेसिव जीन कौन सा है? आई ओ, ठीक है। इसकी बात समझ में आई सबको? चलो बी के केस में क्या होगा? आई बी और आई ओ, तब भी IO, बी होगा क्योंकि ओ के ऊपर बी डोमिनेंट है ना। और आई बी तब भी डोमिनेंट है ना। ए बी के केस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? IA, IB, हाँ, है ना। ओ वाला तो ऑप्शन ही नहीं, ए और बी दोनों है। ओ सबसे रेसेसिव है। ओ जो जीन है, ओ का जो एलील है वो सबके सामने रेसेसिव है, तो यानी इसका एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज आई ओ और आई ओ, सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में, ठीक है। इसमें डोमिनेंट कौन सा है? आई बी। इसमें डोमिनेंट कौन से हैं? दोनों, दोनों। आई ए, हाँ आई बी। इसमें तो कोई भी डोमिनेंट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रिसेसिव इसमें बी है,
IO। इसमें कोई रेसेसिव नहीं है, इसमें रेसेसिव IO रेसेसिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये जो होते हैं ना, ये सब ये ब्लड ग्रुपिंग के जीन ये क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप डिफाइनिंग फैक्टर होता है ना, दैट इज द एंटीजन प्रेजेंट ऑन व्हाट RBC। क्या होता है, जो RBC पढ़ते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, उनके सरफेस पे होता है एंटीजन। ठीक है, तो A वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ना, A ब्लड ग्रुप, उसके पास होता है A एंटीजन। क्या होता है, A एंटीजन। और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो ब्लड में होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो ब्लड में होती है वो कौन सी होती है, B। क्यों, क्योंकि अगर A के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी तो जो वो एंटीबॉडी है वो अपने ब्लड को खा जाएगी। यस और नो, बताओ मुझे, यस और नो। यस मैम। सही Yes, बात है ये, ma'am. है ना। एंटीजन बॉडी का तो काम ही ये होता है ना, हमने 9th में पढ़ा था कि अगर A एंटीजन है और A ही एंटीबॉडी है तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन को खा जाएगी। तो यानी मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेरे RBC के सरफेस पे A एंटीजन है और मेरी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, B। क्यों, तभी तो ऐसा होता है, मेरी बॉडी में B ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि जैसे ही मेरी बॉडी में तुमने मान लो गलती से B ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, क्या होगा, बी ब्लड आया। ठीक है, बी ब्लड के आते ही बी ब्लड के RBC पे कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन, और मेरी बॉडी में क्या है, बी एंटीबॉडी। ये उसको खा जाएगा और उस ब्लड को खराब कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो ब्लड मेरी बॉडी में काम ही नहीं आएगा। दिस इज द रीजन कि हम लोग सेम ही ब्लड ग्रुप चढ़ाना प्रेफर करते हैं। अलग ब्लड ग्रुप होगा तो बॉडी में रिएक्शन हो जाते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, यस और नो, बताओ मुझे। तो A के ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और एंटीबॉडी B। उल्टा होता है इसमें। मान लेते हैं निखिल का ब्लड ग्रुप है B, ठीक है, निखिल का ब्लड ग्रुप है B, तो यानी उसके RBC के पास है B एंटीजन, यानी उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी, A एंटीबॉडी। ठीक है, अब जब मैंने मान लो B ब्लड ग्रुप अगर चढ़ाया तो ठीक है, B ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी तो एक ही प्रेजेंट है ना, तो खत्म तो इसको कोई करेगा ही नहीं, तो ठीक है, बढ़िया हो गया। अगर मैंने गलती से A ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया उल्टा, तो उस केस में क्या होगा, एंटीबॉडी A प्रेजेंट है और ये इसको किल कर देगी, पूरा ब्लड खराब हो जाएगा। ठीक है, वो काम ही नहीं करेगा। तो दिस इज ओ चढ़ाया तो मैम, यहाँ पे क्या, O तो डोनर है ना, यूनिवर्सल। मैम क्योंकि O के क्यों पास होता है वो भी बताऊंगी। रहता अब ना। तुमने O चढ़ा लिया, हाँ, क्योंकि O के पास एंटीजन ही नहीं होते। जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी मारेगी किससे। मान लो मैंने यहाँ O चढ़ा दिया, मेरी एंटीबॉडी आई, वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कुछ तो आया है, कुछ तो आया है, लेकिन क्या आया है, क्योंकि O के पास तो एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, तो एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी और O को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो दिस इज द रीजन कि O यूनिवर्सल डोनर होता है, इसके पास एंटीजन नहीं होता है, लेकिन O एक्सेप्ट नहीं करता सबका, O किसी का एक्सेप्ट नहीं करता, O देगा सबको, O लेगा लेकिन सिर्फ O से। क्यों, क्योंकि इसके पास ये खाली है, ये खाली है, लेकिन ब्लड में एंटी A भी प्रेजेंट है और एंटी B भी प्रेजेंट है। तुम A चढ़ाओगे तो एंटी A मार देगा, तुम B चढ़ाओगे तो एंटी B मार देगा, तुम AB चढ़ाओगे तो दोनों मार देंगे। तो यानी तुम्हें सिर्फ O चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि O के पास तो एंटीजन ही नहीं होता है ना, तभी वो O से O एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ में, यस और नो, यस मैम। बताओ मुझे, है ना। इसका उल्टा होता है AB में, उसके पास एंटीजन दोनों होते हैं, एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होती है AB वाले के पास, तो उसे वो मारेगा किसको, तो मेरा ये ब्लड ग्रुप AB है, मेरे पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तुम A चढ़ाओ, मेरे पास एंटीजन है, एक्सेप्ट कर लूंगी, B चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, AB चढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, O के पास तो कुछ वैसे ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में ये तुम्हारा एक्सेप्टर हो जाता है, ये तुम्हारा डोनर हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो टेबल कंप्लीट करो फटाफट से। सी देखो, कहने को इस टेबल में सब कुछ लिखा है, बट हमें समझना जरूरी था कि व्हाट इज, ये इतना समझ में आ जाएगा, ये वाला सेक्शन है ना यहाँ तक, दिस सेक्शन इज वेरी इजी, बट ये लास्ट के 2 कॉलम्स है ना, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ये समझने वाला काम था कि जी RBC
your antigen antibody, ये होता क्या है, how they are affecting us. Okay, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जो हमें करना है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. अगेन बहुत छोटू छोटू सा टॉपिक रह गया है ना, मेजर हमारा मेंजर वाला टॉपिक था. सेक्स डिटर्मिनेशन क्या हमने पहले किसी क्लास में पढ़ा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये 8th में पहले भी मैम. पढ़ा है. 8th क्लास में पढ़ा है 8th रिप्रोडक्शन. में पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है. और अभी रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है हमने, बीच बीच में ऐसे ना आ ही जाता है. तो सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा उठ के, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल डिटर्मिन्ड. ठीक है, हाउ सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी कैन बी डिटर्मिन्ड. तो हमें पता है, कैसे पता लगता है? मैम मेल के पास होते हैं XY X gametes. XY और बिल्कुल फीमेल के सही पास बात है, होते हैं. उसके बाद हम उनके एक्स क्रॉस. एक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, XX girls, राइट, XY boy. यस मैम. देन बिल्कुल सही. चलो मुझे ये बताओ कि ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की या टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम 23 पेयर. 23 पेयर होते हैं मैम. राइट. तो इन, बिल्कुल सही बात है आदर्श. इन ह्यूमन वी हैव 23 पेयर, यानी और नंबर में बात करें तो 46 क्रोमोसोम. ठीक है, आउट ऑफ विच, मतलब 23 पेयर है ना, तो मतलब ऐसे मान लो एक पेयर, दो पेयर, डॉट 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 कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना. उसके बाद ये 23rd पेयर. ठीक है, तो these 22 pairs are called as autosomes. क्या बोलते हैं? राइट, autosomes. And the last pair is called as Sex chromosomes. sex chromosomes. ठीक है, so sex chromosomes are 23rd pair. And 22 pairs are autosomes. ठीक है, this, so basically this is the 23rd pair which is responsible for differentiation of gender, we can say. ठीक है, and this sex chromosome वाला pair is different in female and male. कैसे? मेल में क्या होते हैं ये? XY, फीमेल में सिर्फ X. XY, राइट. ठीक है, एंड फीमेल में सिर्फ X और X, और इन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है जिससे हम जेंडर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं. कैसे? जब हम मेल की बात करते हैं तो क्रॉसिंग आई गई है हमें, है ना. फीमेल, तो मेल में हमारे यहाँ 44 प्लस XY, बाकी भी तो जाते ही है ना भाई. और फीमेल में 44 प्लस XX. अब जब गैमेट बनते हैं तो दो गैमेट बनते हैं यहाँ पे मेल में, एक के पास X, मतलब स्पर्म्स जो हैं 44 तो जाएगा ही, 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22. तो 22 तो जाएगा ही, और 22 के साथ में, है ना, प्लस X, और यहाँ पे 22 के साथ में Y. फीमेल्स के केस में हम अगर बात करें 22 प्लस तो X, क्या होगा? 22 प्लस X, राइट. ठीक है, अब हम क्रॉस कराएंगे. तुम सिंपल क्रॉस करा सकते हो, तुम चाहे तो पिनट स्क्वायर बना सकते हो. ठीक है, दिस इज योर विश, आप कैसे भी क्रॉस कराओ. बस उस वाला जो नॉर्मल वाला क्रॉस कराते हो उसमें गड़बड़ मत करना. ठीक है ना, गड़बड़ मतलब क्रॉसिंग में गड़बड़ मत करना. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेल वाला 22 प्लस X, 22 प्लस Y. यहाँ लिख रहे हैं हम फीमेल वाला, दैट इज 22 प्लस X, 22 प्लस X, राइट. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44 प्लस XX. यहाँ पे बताओ 44 प्लस XX. इस कॉलम में बताओ, तीसरे कॉलम में बताओ 44 प्लस XY. 44 plus XY, and the fourth column is 44 plus 44 XY. plus XY. ठीक है, तो यानी this is female, Female. this is female, and नीचे जो दो हैं these are male. Male. तो राइट, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए ना कि if a female is pregnant and what is the probability of having a girl child or a boy child, 1/2. so that probability is right 1/2 और 50%. ठीक है, पूरा 50-50 चांसेस होते हैं, बिकॉज दो मेल है दो फीमेल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. ठीक है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द मेल गैमेट इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट मेल, नॉट फीमेल.
मेल गेमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। मेल को भी थोड़ी सी पता है कौन सा मेल गेमेट यूज करने वाला है जाके, ठीक है। So this is the way we can basically the way we can find the sex of a baby, and this question is very important. एग्जाम में अगर आता है तो you have to start with this intro. सीधा पिनेट स्क्वायर मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। You have to start with this intro about 3 pairs in which 22 pairs are autosomes and the last pair is sex chromosomes. Then you need to write male. Then after that you have to write gametes here as well, ठीक है। एक एक चीज मेंशन किया करो, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। नोट इट डाउन, देन वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चंस आफ्टर दैट। में गलती करोगे तो ऐसे जब भी ब्लड ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी मत करना कि यार ये तो बहुत ईजी है, मुझे आता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि तुम 99% में क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन, ये भी एनसीईआरटी वाला ही है, विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। लिखते जाओ बस, मैं शॉर्ट में जितना लिख रही हूँ। मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, मैरिज विद अ विमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। मैन का ब्लड ग्रुप ए है, विमेन का ओ है, एंड ब्लड डॉटर का ब्लड ग्रुप इज ओ, ठीक है, राइट। तो अब ये बताओ, इज दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, इनमें से कौन सा, ए या ओ में से कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होता है? क्या ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है आपको ये बताने के लिए, यस और नो? सोच और बताओ। सफिशिएंट, राइट। व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट? फीमेल इज हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, इसका मतलब उसका जीनोटाइप होना चाहिए IONIO, है ना। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स से उनको क्या मिला है, IOIO, दोनों से एक एक मिला होगा। और हमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि फादर और मदर का, बिकॉज ब्लड ग्रुप ए कुड बी IOIA और IAIA, ठीक है। और ओ का, ठीक है, मदर के केस में तो ये IO और IO ही होगा। तो यानी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है टू फाइंड आउट कि फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट sufficient. Now I'm giving you one more question here, right? A father with blood group A marries mother with blood group O. This is father, this is mother, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बेसिकली व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर किड, उनके जो किड होंगे उनके ब्लड ग्रुप के होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ। ए का जीनोटाइप निकालो पहले, जीनोटाइप नहीं दिया, दो जीनोटाइप होंगे, IAIO, ठीक है, ये दो जीनोटाइप है। ओ का एक ही जीनोटाइप होगा, IOIO, यानी दो पीनट स्क्वायर बनाओगे। पहले केस में अगर मान लेते हैं फादर का, इफ द जीनोटाइप ऑफ फादर, ऐसे करोगे, इफ द जीनोटाइप ऑफ फादर इज दिस, ठीक है, देन आप इसको क्रॉस करके देखोगे कितना कितना परसेंट आ रहा है कि ब्लड ग्रुप ए ये इतना ब्लड ग्रुप होंगे। उसके बाद इफ जीनोटाइप इज दिस, तो आप इन दोनों को क्रॉस कराएंगे। तो यानी दो पीनट स्क्वायर तुम्हारे बनेंगे दो डिफरेंट कंडीशंस में। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, एवरीवन डू इट फास्ट। सबको क्या करना है? Yes, ma'am. क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, यस, चलो करो फिर। I got your answers. Let me solve this as well. पहला केस हमारा क्या था, अगर फादर का जीनोटाइप इज IAIO, मदर तो हमारी IOIO है ही। अब मैंने इसको स्प्लिट किया तो IAIO, ठीक है, यहाँ पे हमारा IONIO आ जाएगा, राइट। बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसके बाद अभी इसको किया हमने तो IAIO, नेक्स्ट यहाँ से हमारा ये आया IAIO। नाउ द सेकेंड में IOIO एंड IOIO, ठीक है।
So in these two cases the phenotype would be A blood group. कौन सा blood group होगा? A. और in these two cases the phenotype would be O blood group. तो probability आपकी 1/2 या 50% है A की भी और O की भी, right? तो यानी बच्चा जो भी होगा उसका blood group या तो A होगा या तो O होगा. Okay, in that case probability is 50-50%. Is this particular situation is clear to everyone? Yes or no? Yes, है ना? ma'am. इतना क्लियर हुआ? चलो, वेरी नाइस. अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, दैट इज IA वाली. If the genotype is IA and female, the mother is of course IO, है ना? तो अब अभी अपन क्या करेंगे? गेमेट्स बनाएंगे पहले. IA and after that IO. Now first condition, IA जाएगा O के पास, ठीक है, फिर A जाएगा O के पास. तो IA, वैसे मुझे आंसर पता है ऑलरेडी इसका, ठीक है, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग दिस. आपको भी यही करना है. इवन इफ यू फील कि आप जो क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं वो सही है, बट इवन आफ्टर दैट प्लीज डू द कंप्लीट क्रॉसिंग, बिकॉज कई बार गलती हो जाती है और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. IA IO. तो इस केस में अगर फादर इज हिट होमोजाइगस तो 100% चांसेस हैं ब्लड ग्रुप सिर्फ क्या होगा? A ब्लड ग्रुप होगा. O ब्लड ग्रुप नहीं होगा. Is this condition clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ब्लड ग्रुपिंग से. चलो और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. मैम जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं वो कैसे करते हैं? तो ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो होता है RH फैक्टर. RH फैक्टर, ठीक है. RH स्टैंड फॉर रेसिस. साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करना शुरू किया ना, तो व्हाट दे फाइंड आउट कि कई बार क्या हो रहा था कि जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं ना, बहुत रिजेक्ट होते थे इवन आफ्टर इंफ्यूजन ऑफ द सेम ब्लड. ठीक है, A पॉजिटिव को पॉजिटिव चढ़ा रहे हो, इवन आफ्टर दैट देयर वर सो मेनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देयर वर सो मेनी डेथ ड्यू टू दीज थिंग्स. तो साइंटिस्ट रिसर्च किया और देखा कि रेसिस एक मंकी होता है, जिसमें कॉमन मंकी होता है जो हमारे आसपास घूमता रहता है ना, ब्राउन कलर का. तो उस मंकी में ना उसके ब्लड में एक फैक्टर होता है RH फैक्टर. ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी मोर देन 85% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन उनमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है. तो जिनमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो होते हैं A+, B पॉजिटिव. ठीक है, और जिनमें नहीं होता है वो होते हैं A-, O- या B नेगेटिव. ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर है, इट इज ड्यू टू दिस RH फैक्टर. आई बात समझ में? यस और O नो? पॉजिटिव मैम. यस मैम. O पॉजिटिव में होगा. जैसे आरबीसी में एक तो A, B या O एंटीजन जो भी है, उसके अलावा हमारे आरबीसी में एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज RH एंटीजन. ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली ये होता है पूरा पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर. दो कैटेगरी में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, एक होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक होता है RH ब्लड ग्रुपिंग. तुम्हारे सिलेबस में अभी ABO ही है, तो इसलिए मैंने RH नहीं बताया था, बस थोड़ा सा हिंट तुमको दे दिया मैंने. ठीक है, अभी हमने पूरा ABO देख लिया, हमने RH ब्लड ग्रुपिंग देख लिया, टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं हमने वो भी देख लिया. So we are done with this chapter heredity. I'll upload the module. You have to go through the module. In the next class, we'll solve some questions. ठीक है, कुछ unseen passages जैसे MCQs और theory based questions or anything else. We'll find something creative and we'll solve on Saturday, right? तब तक के लिए please read the chapter from NCERT and go through the module as well. Is it clear, everyone? Yes or no? ठीक है ना. मेजर चैप्टर्स हमारे हो गए, अब जो छोटू छोटू से चैप्टर्स रह गए वो भी हम कर देंगे स्टार्ट. Okay.